नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज के बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है। देखिए, राजेश जोशी जी का जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। नाट्य रूपांतर का मतलब किसी दूसरे भाषा से दूसरे भाषा में उसे रूपांतरित किया। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भृतहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायावस्की की कविता का अनुवाद, पतलून पहिना बादल, इन दो महान लेखकों का अनुवाद इन्होंने अपनी हिंदी भाषा में किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए, अर्थात उन्हें अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी महारत हासिल थी। इसके अलावा राजेश जोशी जी के प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो व्यक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश के शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, तो इन पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता, लयात्मकता और मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया को नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। अर्थात राजेश जोशी जी जो है सामाजिक सहृदय व्यक्ति हैं। वह अपने कविता में सामाजिक समस्याओं को लेकर के अपनी रचना करते हैं। इसके समाधान के लिए भी वो बेचैन दिखाई देते हैं। अर्थात जो समाज में व्याप्त हमारी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को समाप्त करने के लिए उनके अंदर हमेशा एक आत्मसंघर्ष दिखाई देता है, जिसके लिए वह अपनी लेखनी के माध्यम से कविता प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता जो हमें पढ़ना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में बच्चों का बचपन छीन जाने की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल और शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। वंचित मतलब उन्हें यह प्राप्त नहीं हो सका है। तो आज हमें जो कविता पढ़ना है, कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, इसके पीछे राजेश जोशी जी ने तरह तरह के सवाल उठाए हैं और अपने भावों को अभिव्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि बच्चों का है और उन बच्चों का बचपन छीन लिया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए गेंद होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आज काम करना है और उन नन्हे नन्हे हाथों से वो बच्चे काम कर रहे हैं। जहाँ सब बच्चे खेलने कूदने की उम्र होती है, वहाँ पर वो काम के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। तो यह हमारे समाज में एक सबसे बड़ा कलंक है। तो इसी भावना को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। देखिए कविता की लाइनें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर मतलब ठंडी का मौसम है, कोहरा चारों तरफ से ढका हुआ है। जब आप देखते हैं कि ठंड के मौसम में चारों तरफ से कोहरा छा जाता है तो सड़कों पर कुछ नहीं दिखाई देता है, बहुत पास का व्यक्ति ही नज़र आता है, दूर दूर तक कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। ऐसे समय में जब कोहरे से सड़क ढकी हुई है, उस समय जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे एक सवाल की तरह। कवि कहता है
कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की, अर्थात इस आधुनिक समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे डरावनी पंक्ति है। मतलब इसको लिखने में ही ऐसा लग रहा है कि कितना ये अमानवीय कृत्य हो रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी भयानक यह है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण मतलब इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह। इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम विवरण की तरह लिखेंगे तो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हम समाज से सवाल पूछेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तब लोगों का ध्यान हो सकता है इस महत्वपूर्ण समस्या पर आकर्षित हो। इसीलिए कवि ने कहा कि इस पंक्ति को हमें एक विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? अब बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कवि तर्क देता है, तरह तरह की कल्पनाएं करता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगे किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। अर्थात बच्चे ये काम पर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर अब कवि सवाल करता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, अर्थात जो बच्चे गेंद खेलते हैं, सबसे अधिक बच्चों का मनपसंद खिलौना होता है बचपन का, वो है गेंद। सारे बच्चे गेंद से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही कहते हैं क्या अंतरिक्ष में, अर्थात जब बच्चा गेंद खेल रहा होता तो क्या अंतरिक्ष में उनकी गेंद खो गई है जिसकी वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, या फिर दीमकों ने, दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है बेटा जो किताबों को काट देता है। तो वही कह रहे हैं क्या रंग बिरंगी किताबें, अर्थात जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी जो किताबें होती हैं वह चित्रों के माध्यम से लिखी गई होती हैं, उसमें बहुत सारे चित्र बने होते हैं, जो अक्षर होते हैं वह भी कलरफुल होते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा कि वो रंग बिरंगी, अर्थात छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें हैं वह किताबें क्या दीमकों ने खा लिया, या फिर क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, या फिर जो बच्चों के खिलौने हैं घर के अंदर जो खेलते हैं या घर के बाहर जो खिलौने खेलते हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं। कोई ऐसा पहाड़ गिर गया उन पे जिससे वो सारी खिलौने दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें, या फिर कोई भूकंप आ गया जिसकी वजह से सारे मदरसों, मदरसा अर्थात पाठशाला, पढ़ने का स्थान, या फिर मदरसा जो है वह मदरसों की जो इमारतें हैं अर्थात स्कूल की जो बिल्डिंग है, क्या वह किसी भूकंप में दब गई है जिसकी वजह से ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक, और क्या सारे मैदान, मैदान अर्थात जो खेल का मैदान होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, या फिर बागीचा, बच्चे कहाँ खेलना पसंद करते हैं, मैदान में, बागीचे में या घर के आंगन में। तो कवि वही प्रश्न कर रहा है कि क्या सारे मैदान सारे बागीचे और सारे घरों के आंगन एकाएक, मतलब अचानक से सब कुछ खत्म हो गया जिसकी वजह से इन बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ। अब इसके आगे कवि कल्पना करता है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इसे इससे भी ज़्यादा कि यह सारी चीज़ें हस्ब मालूम। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, अगर ये सारी चीज़ें ऊपर जो दी गई हैं कि उनकी बच्चों की गेंदें अंतरिक्ष में गिर गईं, या फिर उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया, या उनके खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए, या जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, वह किसी भूकंप में ढह गई हैं उनकी इमारतें, या फिर एकाएक सारे मैदान सारे बगीचे सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। अगर ये सब ऐसा हुआ, अगर हम कल्पना कर लें कि ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर मान लो हम कल्पना करें कि ये सारी चीज़ें इस दुनिया से ख़त्म हो गई तो बहुत ज़्यादा भयानक होता, बहुत ज़्यादा डरावना होता। लेकिन
भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह सारी चीज़ें हस्ब मालूम, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक यह है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मालूम यथावत हैं। यथावत मतलब जैसा दिखता है वैसा ही है, अर्थात हमारे इस धरती पर बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी हैं, रंग बिरंगी किताबें भी हैं, और स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं, बागीचे भी हैं, घर के आंगन भी हैं, सब कुछ है। पर दुनिया के हजारों सड़क से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के हजारों बच्चे सड़क से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि सब कुछ है, पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, खेलने के लिए मैदान भी हैं, खिलौने भी हैं, घरों के आंगन भी हैं, फिर भी उन बच्चों का बचपन छीन लिया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है बेटा? इसका प्रमुख कारण है आर्थिक मजबूरी, क्योंकि जब खाने के लिए घर में अनाज नहीं होगा तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना ही पड़ता है। और हमारे समाज में सब लोग इस समस्या को ध्यान नहीं देते। इसका प्रमुख कारण यह है कि कोई भी यह जो समस्या है उसे ध्यान से नहीं सोचता। सब लोग अपने आप में मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। और दूसरा एक प्रमुख कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग ऐसा मध्यम वर्ग है कि जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाता है, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती है और उनका काम आसानी से हो जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे से काम लिया जाता है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा कलंक है, यह बाल मजदूरी। यहाँ पर इस कविता में आपने देखा कि कवि ने बाल मजदूरी की समस्या को उठाया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी को एक कानूनी अपराध बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो इसको दरकिनार करते हुए बाल मजदूरी आज भी करवाते हैं। यहाँ पर कविता के प्रश्नों को देख लेते हैं। कविता का पहला प्रश्न देखिए। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त कीजिए। पहली लाइनें कविता की क्या थी कि कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस पंक्ति को जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर बाल मजदूरी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। हमारे समाज में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह काम पर जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है। जिन बच्चों को खेलने की उम्र होती है, उन्हें पढ़ने की उम्र होती है, उन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो यह इस तरह से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है, जो विचार आते हैं, उसे आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात विवरण की तरह ना लिखकर एक सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि इसे हम अगर विवरण की तरह लिखेंगे तो इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम समाज में इसे एक प्रश्न की तरह पूछेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान इसके प्रति आकर्षित हो और इसके प्रति वो जागरूक हों, लोग बाल मजदूरी ना करवाएं, और अगर कहीं बाल मजदूरी होते देख रहे हैं तो उसका विरोध भी करें। इसीलिए कवि ने इसे एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना उचित समझा। तीसरा प्रश्न बेटा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित बच्चे क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से ये बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि इनके सामने आर्थिक संकट का प्रश्न है। आर्थिक मजबूरी के कारण इन्हें काम पर जाना पड़ता है और ये सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हो जाते हैं। चौथा प्रश्न बेटा, दिन प्रतिदिन जीवन में हर कोई बच्चा को काम पर जाते देख रहे हैं या देख रही हैं, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के बेटा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि समाज में सब लोग अपने आप
में ही मस्त रहते हैं, दिन भर इतना बिजी रहते हैं कि लोग दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कम पैसा दे करके बच्चों से मजदूरी कराना चाहते हैं, इसलिए भी वह उसका विरोध नहीं करते। और कुछ लोगों को सामाजिक जो यह कानून, बाल मजदूरी का जो कानून है उनके बारे में भी पता नहीं होता है, जिनके कारण वह बच्चों का शोषण करते हैं। और उदासीनता का प्रमुख कारण यह है कि हमारे आधुनिक युग में भागम भाग की ज़िंदगी में लोगों के पास किसी और के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता, वह अपने बारे में ही उलझे रहते हैं, इसलिए वह इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यही इसका प्रमुख कारण है। 5वां प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चे को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? यह बेटा आपको ढूंढ करके लिखना है। आप देखते हैं कि सड़कों से जब गुजर रहे होते हैं तो कहीं ढाबा है, कहीं होटल है, तो आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो है चाय वहाँ पर दे रहे हैं, या फिर जो है बर्तन धुल रहे हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे भी देख लेते हैं, वहाँ भी बच्चे काम करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी आपने देखा बच्चों को काम करते हुए, वहाँ का वर्णन आप इस उत्तर में कर सकते हैं। 6वां प्रश्न बेटा, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना एक धरती के बड़े हादसे के समान इसलिए है बेटा, क्योंकि जो बच्चे हैं वह हमारे समाज के एक प्रमुख अंग है। अगर छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाएगा तो उनका बचपन छिन जाएगा। बच्चों की जो उम्र होती है वह उन्हें खेलने कूदने मस्ती करने का होता है। अगर इसी उम्र में वह काम करने लगेंगे तो वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कवि ने इसे धरती की एक बड़े हादसे के समान बताया। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है यहाँ पर। देखिए बेटा, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे के स्थान पर आपको काम करने जाना पड़ रहा है, आपको पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप देखेंगे ना कि आपके उम्र के साथ के सारे साथी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको लगे काश मैं भी पढ़ने जाता, मुझे भी खेलने का मौका मिलता। तो इस तरह से आप जो महसूस करेंगे उसी के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न बेटा, आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? यहाँ पर बेटा इसका उत्तर होगा कि हमारे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पढ़ने का, खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। अगर आपके छोटे उम्र में ही आपसे काम करवाया जाए तो आपका शारीरिक, मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, यह भी जाने, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई इस पाठ के अंत में, इसे जानना जरूरी है आपको। संविधान के अनुच्छेद, मैंने पहले बताया आपको ना, अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर कोई काम लेता है, किसी कंपनी में काम करवाता है या फिर कोई भी काम करवाता है, तो उसके लिए सामाजिक दंड का प्राविधान भी है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यह पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।